तो बताया जाए हम लोग रिवीजन में क्या देख रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे? तो ध्यान देंगे सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बस केवल एक ही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बाकी था। ठीक है, नहीं राउंड रॉबिन चल रहा था, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बाकी था, लेकिन फिर से हम लोग शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बैच 2 से कुछ स्टूडेंट्स आए हैं इसमें। ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उससे हर बार एक्सटर्नल एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। और बैच 1 में जिनको कुछ डाउट्स है वो इस बार फिर से रिवीजन में वो क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस है, उस नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है, उसको एक शेड्यूल क्रिएट किया जाता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो शेड्यूल हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रोसेस को हम लोग शेड्यूल कैसे करेंगे? तो प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम के आधार पे। जिस एल्गोरिथम को हम लोग कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, राइट। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि दो तरह का, ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। ठीक है, एक प्रिम्पशन होता है और एक नॉन प्रिम्पशन। ठीक है, प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग और एक नॉन प्रीइम्पिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है। ठीक है, और फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, या आप लोग सभी जान रहे हैं, ठीक है, कि प्री इम्पिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है और नॉन प्री इम्पिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है। ठीक है, नॉन प्री इम्पिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस एक बार सीपीयू के पास शेड्यूल कर दिया जाएगा, वो प्रोसेस तभी हमारा टर्मिनेट होगा जब वो कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, और प्रिम्पशन के केस में क्या होता है, प्री इम्पिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग के केस में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, बीच में यानी रनिंग प्रोसेस को, जो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको आप बीच से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। बीच से उसको क्या किया जा सकता है? इंटरप्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या कहलाता है? कौन सा? ठीक है, प्रिम्पशन या नॉन प्रीइम्पिटिव, राइट। हाँ सॉरी, प्रीइम्पिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ और एक चीज और, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्राइटेरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस रिवीजन क्लास में, आप लोग ने भी बताया था। ठीक है, कुछ टर्म होता है जो टर्म को मैंने बताया था, और यहाँ पे उसको न्यूमेरिकल में वो चीज हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। हर प्रोसेस का एक एग्जीक्यूशन टाइम होता है, राइट। एग्जीक्यूशन टाइम को हम लोग प्रोसेसिंग टाइम भी बोलते हैं, बर्स्ट टाइम बोलते हैं, ठीक है, या सीपीयू टाइम भी बोलते हैं, राइट। ठीक है, और एक टर्म था अराइवल टाइम। ठीक है, हर प्रोसेस का अराइवल टाइम होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि अराइवल टाइम क्या होता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर टर्न अराउंड टाइम था। ठीक है, उसके बाद वेटिंग टाइम था, उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम था, आइडल टाइम था, ठीक है, और थ्रूपुट था ना। ये चीज, तो इसी से अगर कोई कहे कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, तो वह आपको बोलना होगा कि टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए, वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए। ठीक है, हम चाहेंगे कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। थ्रूपुट क्या होना चाहिए? ज्यादा। हम चाहेंगे ना कि एक यूनिट में नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो थ्रूपुट क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज होना चाहिए। सीपीयू यूटिलाइजेशन भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है, हम चाहेंगे कि सीपीयू हमेशा बिजी रहे। ठीक है, और सीपीयू के पास जिस समय प्रोसेस अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम को क्या कहते हैं? आइडल टाइम कहते हैं। ठीक है, चलिए
तो अब हम लोग यहाँ पे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं FCFS, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थ्योरी आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, जो चीज लिखवाया है मैंने FCFS के बारे में, ठीक है। फिर से अब हम वहां पे हर पॉइंट FCFS में नहीं लिखाएंगे, लेकिन वो चीज आपको नोट्स में लिखना होगा। जो बैच 2 के स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, FCFS क्या होता है उसके बारे में सारे पॉइंट्स को आपको लिखना होगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले FCFS प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो FCFS प्रोसेस शेड्यूलिंग, सबसे पहले आपको जानना होगा कि FCFS किस तरह का प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। नॉन प्री इम्पेटिव है कि प्री इम्पेटिव है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि FCFS हमारा क्या है, नॉन प्री इम्पेटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। यानी जो प्रोसेस CPU के पास एलोकेट हो जाएगा वो कंप्लीट एग्जीक्यूट करके ही टर्मिनेट होगा, बीच में आप उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये किस नेचर का है, नॉन प्रीम्पशन नेचर का है, नॉन प्रीम्पिटिव नेचर का है, राइट। एक पॉइंट एक क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे FCFS का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले क्यू में आएगा उसी को पहले सर्विस मिलेगा, जो हमारे पास सबसे पहले आएगा उसी का हम असाइनमेंट चेक करेंगे। आ रही बात समझ में, FCFS, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होना चाहिए। किसी भी, अगर मान लीजिए कि आप टिकट काउंटर पे ही लगे हुए हैं, तो टिकट आपको तभी दी जाएगी जो पहले जो है उन्हीं को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाता है, कहा जाता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि FCFS में प्रोसेस को शेड्यूल कराने का तरीका क्या है, ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है। ये तो आप जान गए कि ये आपका किस मोड में काम करेगा, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज और जानना होगा कि प्रोसेस को कैसे हम लोग शेड्यूल कराएंगे। आप जानते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी से एक साथ बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोसेस कहाँ जाएगा, रेडी क्यू में, रेडी क्यू में ही ना जाता है। न्यू स्टेट से प्रोसेस कहाँ जाता है, रेडी क्यू में जाता है, रेडी स्टेट में जाता है। और रेडी स्टेट में बहुत सारा प्रोसेस है, और CPU के पास तो एट ए टाइम कोई एक ही प्रोसेस जाएगा ना। तो रेडी क्यू में बहुत सारा प्रोसेस अवेलेबल है। अब कौन सा प्रोसेस CPU के पास जाएगा, ठीक है। तो FCFS कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी अब आपको देखना होगा कि सेकेंडरी मेमोरी से सबसे पहले कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में गया, रेडी स्टेट में गया। यानी इसका क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, जो प्रोसेस पहले रेडी क्यू में पहुंचेगा वही प्रोसेस क्या होगा, पहले शेड्यूल होगा। बस और कुछ नहीं ध्यान रखना है इसमें बनाने के लिए, अराइवल टाइम देखना है आपको, और कुछ इसका क्राइटेरिया नहीं ना था, ठीक है। अब देखिए कैसे इस पे क्वेश्चन पूछता है, वो चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, और जो बैच 1 के बच्चे हैं वो क्वेश्चन के बाद वो बनाना अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो बैच 2 से आए हैं वो एक बार जरूर देख लेंगे, उसके बाद फिर आप बनाइएगा, ठीक है। समझने के बाद ही आपको बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, फाइंड टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर गिवन प्रोसेस, for given process using FCFS, using FCFS,
क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा प्रोसेस और एक दिया हुआ रहेगा अराइवल टाइम। फर्स्ट टाइम को हम लोग सीपीयू टाइम बोलते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं सीपीयू टाइम, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम, या इसको लिखते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। इसका मतलब है कि अगर किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है तो कंप्लीट एग्जीक्यूट तभी करेगा जब सीपीयू के पास 5 सेकेंड तक रहेगा। आ रही बात समझ में? जब तक वो 5 सेकेंड सीपीयू को यूज नहीं करेगा तब तक वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर हम लोग को लिखना होगा एग्जीक्यूशन टाइम। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस का नाम देता हूँ, P1 है, P2, P3, P4, 4 प्रोसेस है हमारे पास। 0, 2, 1, 3। बस टाइम 6, 9, 2, 4। क्वेश्चन आपका इसी तरह से पूछेगा और इसके बाद आपको इसको सोल्व करना है। पूछा जा रहा है कि फाइंड टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर गिवन प्रोसेस यूजिंग FCFS। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अब हम यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पे गैंट चार्ट। गैंट एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने, ठीक है, एक चार्ट यहाँ डेवलप किया जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रेसिव वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ट के थ्रू, यहाँ पे गैंट चार्ट के थ्रू प्रोग्रेसिव रिपोर्ट को हम लोग जनरेट करते हैं। जैसे, ठीक है, आप मान लो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पढ़ने का क्या प्रोग्रेस था आपका। ठीक है, अगर आपसे पेरेंट्स, जैसे पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुआ, ठीक है, तो अगर जो एग्जाम हुआ है पेरेंट टीचर्स मीटिंग अगर होता है तो हम आपके पेरेंट्स को बताएंगे कि आपके बच्चे, ठीक है, 2 मंथ में या 3 मंथ्स में उनका क्या प्रोग्रेस है, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसी चीज का प्रोग्रेसिव वर्क को दिखाने के लिए हम लोग गैंट चार्ट यूज करते हैं। जब आप प्रोजेक्ट 3rd ईयर में बनाओगे, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, तो आप उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कितना समय लगाया, ठीक है, कैसे कैसे आपने उस वर्क को परफॉर्म किया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड गैंट चार्ट। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट करता है, उस प्रोसेस को, सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा चार्ट प्रिपेयर होगा जिससे पूरी तरह से विजुअलाइजेशन रहेगा कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, क्या वेटिंग टाइम हुआ, क्या टर्न अराउंड टाइम हुआ, सारा आपको गैंट चार्ट से पता चलेगा। गैंट चार्ट बना लेने से बहुत ही सहूलियत हो जाती है। आप देखते, गैंट चार्ट को देखते बता देंगे कि किसी प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना है, किसी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे गैंट चार्ट क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान देंगे बैच 2 के बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे एनोटेशन, ये हमारा गैंट चार्ट होगा। ठीक है, जब भी गैंट चार्ट स्टार्ट होता है तो 0 सेकेंड से स्टार्ट होता है, 0 से। अब आपको देखना होगा अराइवल टाइम, हमेशा देखिए ये जो क्वेश्चन में अराइवल टाइम दिया हुआ है,
यानी 4 प्रोसेस है आपका P1, P2, P3, P4। ठीक है, P1 का 0 सेकेंड यहाँ टाइम दिया गया है, यानी सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से, हार्ड डिस्क से, ठीक है, मेन मेमोरी में यानी रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस पहुंच रहा है? P1। ध्यान दीजिएगा, P1 पहुंच रहा है। इसके बाद कौन सा पहुंच रहा है? P3 पहुंच रहा है। इसके बाद कौन पहुंच रहा है? P4 पहुंच रहा है। हाँ सॉरी, P2 पहुंच रहा है। उसके बाद कौन सा पहुंच रहा है? P4 पहुंच रहा है, राइट। यानी रेडी क्यू पहुंचने में, ठीक है, कितना समय लग रहा है किसी प्रोसेस को, दैट इज कॉल्ड अराइवल टाइम। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं गैंट चार्ट एनी हाउ। तो सबसे पहले रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आएगा? P1। तो ध्यान दीजिए, अभी 0 सेकेंड में सबसे पहले आपका रेडी क्यू में P1 है। ठीक है, इसको कहा जाता है गैंट चार्ट को रनिंग क्यू। क्या कहा जाता है? रनिंग क्यू। यानी एक तरह से ये सीपीयू है ना, सीपीयू के पास उस प्रोसेस को क्या कर दिए? शेड्यूल कर दिए। ये हमारा रेडी क्यू नहीं है। ठीक है, मैंने P1 सबसे पहले रेडी क्यू में कौन सा आया प्रोसेस? P1। ठीक है, तुम क्या देख रहे हो पीछे? तुम बना रहे हो? बैच 1 में हो, बैच 2 से आए हैं कि पहले से ही बैच 1 में है? तो बैच 1 में है। अगर मान ली कि फिर भी कंफ्यूजन है तो आगे पीछे मत देखा कीजिए। अगर आप लगता है सक्षम है आप बनाने में तो आप चुपचाप बनाइए, नहीं तो यहाँ पर देखिए। इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि आप कितना वीडियो वॉच करते हैं। अगर वीडियो आप फुली कंसंट्रेट करके देखिएगा तो वीडियो से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देखते हैं, तो कहाँ से सीख पाइएगा। लेकिन कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं तो कम से कम यहाँ से सीखे, फिर वीडियो आपको वॉच नहीं करना पड़े, दिखना नहीं पड़े। तो रेडी क्यू में हमारे पास एक ही प्रोसेस पहुंचा है P1। तो एक ही प्रोसेस P1 पहुंचा है, तो सीपीयू हमारा 0 सेकेंड से स्टार्ट कर देगा अपना एग्जीक्यूशन। तो जो प्रोसेस रहेगा वो सीपीयू के पास शेड्यूल कर देंगे ना। जब हमारे पास एक ही प्रोसेस है तो हम वहां क्या क्राइटेरिया देखेंगे? कोई क्राइटेरिया हम देखेंगे? कोई कंडीशन हम देखेंगे? हमारे पास क्यू में तो एक ही प्रोसेस आया है, तो तुरंत उस प्रोसेस को क्या कर देंगे? शेड्यूल कर देंगे। तो P1 हमारा शेड्यूल हो गया। अब P1 जब शेड्यूल हो गया तो कितने समय तक रहेगा? देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम 6 ना, और आप जानते हैं कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। एक बार प्रोसेस शेड्यूल हो गया तो कंप्लीट एग्जीक्यूट करके ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखिए P1 6, तो 0 + 6 होगा ना यहाँ पर, ये 6। ठीक है, यानी P1 को वेटिंग नहीं करना पड़ा। क्या P1 को वेटिंग करना पड़ा? जैसे ही P1 रेडी क्यू में आया हम उसको सीपीयू के पास भेज दिए, तो P1 का वेटिंग टाइम क्या हो गया? 0। P1 का वेटिंग टाइम क्या हो गया? 0 हो गया। और ये 6 सेकेंड तक ये कंप्लीट क्या हुआ? एग्जीक्यूट किया। चलिए, अब आपको ये देखना है कि P1 6 सेकेंड तक तो सीपीयू को यूज किए हुए है ना P1। आपको देखना है कि 6 सेकेंड तक और नया नया कौन कौन सा प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में आ गया। तुम बताओ सबसे लास्ट में। हाँ, 6 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करते करते कौन कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया? फिर से सोचो, मेरे क्वेश्चन को समझो, ऐसे अनुमान से नहीं बोलना चाहिए। आप समझिए, घबराइए मत। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं कि P1 6 सेकेंड तक एग्जीक्यूट किया, राइट। P1 को 6 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करते करते रेडी क्यू में और कौन कौन सा प्रोसेस आ गया? आप पहले बताओ, बैच 1 में हो कि बैच 2 में? बैच 2 में। मैंने बोला कि ध्यान से आपको समझना होगा। बैच 1 के भी बच्चे स्टार्टिंग में ऐसे थे कुछ बच्चे, लेकिन एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, लेकिन मैंने आपको इसलिए पूछा कि आपको नहीं लगता है कि आप 100% यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। फिर से तुम समझो यहाँ पे, ठीक है। तुम देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, अराइवल टाइम। P1 का अराइवल टाइम 0 है, P2 का अराइवल टाइम 2 है, P3 का अराइवल टाइम 1 है, P4 का अराइवल टाइम 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो? अराइवल टाइम का मतलब यहाँ पर क्या समझ रहे हो? 0, 2, 1, 3 का मतलब क्या समझ रहे हो?
हाँ बोलिए, जो कुछ तुम जान रहे हो बोलो। क्या कुछ भी? अराइवल टाइम तुम्हारा मान लो कहाँ घर है? जहानाबाद। जहानाबाद मतलब मान लो कि तुम अब ट्रेन से तुम घर जाना चाहते हो, राइट? कोई पैसेंजर या एक्सप्रेस जो भी हो, तुम अगर तुम 4 बजे शाम में जाना चाहते हो तो क्या तुम वहां पे सुबह 7 बजे से ही बैठे रहोगे? किसी ट्रेन का टिकट होगा, या विदाउट टिकट भी जाओगे? अगर विदाउट टिकट भी जाओगे तो उस ट्रेन का टाइमिंग मालूम होना चाहिए कि पटना जंक्शन पे उसका अराइवल कब है, अराइवल टाइम क्या है, ट्रेन को पहुंचने का टाइम क्या है यहाँ पे पटना जंक्शन पे। उसी तरह से प्रोसेस को रेडी क्यू में पहुंचने के लिए क्या टाइमिंग है? अराइवल टाइम। यानी P1 को रेडी क्यू में 0 सेकेंड में पहुंच रहा है, P2 कब पहुंच रहा है? 2 सेकेंड में। P3 कब पहुंच रहा है? 1 सेकेंड में। P4 कब पहुंच रहा है? 3 सेकेंड में, राइट? चलो, अब मैंने यहां पर देखा, मैंने बताया FCFS में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको हम सर्विस देंगे, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से यानी घर से पटना जंक्शन के लिए जाने के लिए सबसे पहले कौन पहुंचा? P1, P2, P3, P4 चारों में से पटना जंक्शन पर कौन पहले पहुंचा? P1 पहुंचा। उसके बाद कौन पहुंचेगा? P3 पहुंचेगा। उसके बाद P2, उसके बाद P4, राइट? तो जंक्शन जो है पटना जंक्शन, यहां पर हमारा रेडी क्यू है। जब तक प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में नहीं जाएगा तब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मेमोरी को यूज करेगा ना। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बताया था, राइट? तो चलो, सबसे पहले P1 जंक्शन पे पहुंच गया, ठीक है। अब उस क्लियर है कि उसका पहले P2, P3, P4 से पहले उसका ट्रेन होगा ना। तो जो ट्रेन लगी हुई है क्या उसके लिए वो वेट करेगा? ठीक है, तुम जहानाबाद के लिए चल दोगे ना जी? तुम 4 बजे पहुंचे और 4 बजे तक तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं पहुंचा है पटना जंक्शन पे, और ट्रेन लगी हुई है, खुलने वाली है, तो तुम इंतजार करोगे? नहीं इंतजार करोगे। वही चीज यहां पर भी है, वो एग्जैक्ट वही चीज है, ठीक है। प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में पहुंच चुका है और हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम सीपीयू के पास भेज देंगे। लेकिन सीपीयू के पास तो चला गया, ठीक है। अब ये जहानाबाद कब पहुंचेगा? टाइम फिक्स होगा ना, जहानाबाद ये पहुंचेगा। बस प्रोसेसिंग टाइम क्या है इसका? 6 सेकेंड में तुम जहानाबाद पहुंच जाओगे। लेकिन तुम ये सोचो कि 6 सेकेंड घर पहुंचते पहुंचते और तुम्हारे फ्रेंड पटना जंक्शन पे और कौन कौन पहुंच गए 6 सेकेंड तक, ठीक है। 6 सेकेंड में तुम घर पहुंच गया, 6 सेकेंड तक और पटना जंक्शन में कौन कौन पहुंच गए? सभी पहुंच जाएंगे, सभी पहुंच जाएंगे ना। वही चीज तो हम पूछ रहे हैं तुमसे। एग्जीक्यूशन के लिए हम कुछ तुमसे कुछ पूछे? क्वेश्चन मेरा क्या था? तो क्वेश्चन पर ध्यान दोगे तब ना, ठीक है। P1 6 बैठ जाओ, 6 सेकेंड तक एग्जीक्यूट किया, तो अब हमारे पास रेडी क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस आ गया? तुम बताओ, कौन कौन सा प्रोसेस आ गया? P1 6 सेकेंड तक एग्जीक्यूट किया, ठीक है। P1 6 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करते करते कौन सा प्रोसेस, मतलब रेडी क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस आ गया? वेरी गुड, तीनों प्रोसेस आ गया। तीनों प्रोसेस अब रेडी क्यू में अवेलेबल है। अब इसका क्राइटेरिया देखना होगा, कंडीशन। अब तीनों अवेलेबल है, अब इसको सीपीयू के पास किसको भेजेंगे? हाँ, अराइवल टाइम जिसका कम है, तो किसको भेजेंगे बताओ? P3 को। बिल्कुल सही, समझ रहे हैं सभी लोग? चलो बैठ जाओ, गुड। P3 को मैंने सीपीयू के पास एलोकेट कर दिया। P3 भी कितने समय तक एग्जीक्यूट करेगा? P3 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 2 है, तो 6 + 2 ना क्या होगा? 8। ये जो आगे वाला जो वैल्यू होता है वो कंप्लीशन टाइम होता है। क्या होता है? कंप्लीशन टाइम। आ रही बात समझ में? कंप्लीशन टाइम होता है, यानी P3 हमारा
8 सेकंड में कंप्लीट एग्जीक्यूट कर रहा है। बाद में हम वेटिंग टाइम निकालेंगे क्या होता है, पहले हम कंप्लीशन टाइम निकालते जा रहे हैं। अब 8 सेकंड तक एग्जीक्यूट किया, क्या और कोई प्रोसेस रेडी क्यू में नया प्रोसेस आने वाला है? कहां? यस सर, नेक्स्ट, वो तो ऑलरेडी रेडी क्यू में है। 6 सेकंड जब एग्जीक्यूट, ध्यान दो, 6 सेकंड तक जब एग्जीक्यूट हुआ तब तो सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आकर बैठ गया। अब सेकेंडरी मेमोरी से आने वाला कोई प्रोसेस नहीं ना है। तुम समझ ली कि किस प्रोसेस को आगे भेजेंगे? नहीं, मेरा प्रश्न था कि P3 जब कंप्लीट 8 सेकंड तक एग्जीक्यूट किया तो क्या और कोई नया प्रोसेस है जो रेडी क्यू में आ रहा है? नहीं। रेडी क्यू और न्यू स्टेट के बारे में आप जानते हैं ना? अब ये भी नहीं मालूम होगा कि न्यू स्टेट किसको कहते हैं, रेडी स्टेट किसको कहते हैं, तब कंफ्यूजन होगा, तब कंफ्यूजन होगा। न्यू स्टेट कहने का मतलब कि ठीक है, वो प्रोसेस आपका हार्ड डिस्क में है, सेकेंडरी मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी से वो प्रोसेस पहुंचेगा रेडी क्यू में, रेडी क्यू से ना सीपीयू के पास जाएगा। तो अब नया प्रोसेस कोई रेडी क्यू में आने वाला नहीं है। ठीक है, दो प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर गया। देखो यहाँ पर P1 एग्जीक्यूट कर गया, कौन सा एग्जीक्यूट कर गया? P3। अब बताइए कि P2 और P4, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। अब रेडी क्यू में बचा हुआ है P2 और P4, तुम बताओ P2 और P4 में अब कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा? P2 जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि इसका अराइवल टाइम कम है। ठीक है, बैठो, P2 आ गया यहाँ पर, देख रहे हैं आप? ठीक है, 8 प्लस इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 9। 8 प्लस 9 क्या होगा? 17 होगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगा? P4 हो जाएगा। ठीक है, P4 क्या हो जाएगा? P4 का प्रोसेसिंग टाइम क्या है? 3। 17 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 21, राइट। यानी 20 सेकेंड तक सारे प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट कर गए। आ रही बात समझ में? अब हम हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। हर प्रोसेस का क्या निकालेंगे? वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम भी निकालेंगे। तो इसके लिए आपको फिर से एक नया यहाँ पे चार्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रोसेस यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस होगा हमारा, यहाँ पर हाँ प्रोसेस का 80 अराइवल टाइम मैं दे देता हूं ना। हर प्रोसेस का यहाँ पे अराइवल टाइम होगा, ये क्वेश्चन में बीटी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? बर्स्ट टाइम। और ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसके बाद है सीटी कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीशन टाइम के बाद ठीक है टर्न अराउंड टाइम। अभी रिस्पांस टाइम हम नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम निकाल देंगे। और एक क्या है? वेटिंग टाइम। हर प्रोसेस का ये निकालिए, बाद सब प्रोसेस का निकल जाएगा तब ना आप निकालिएगा एवरेज। एवरेज निकालने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो लिख लीजिए, P1, P2, P3, P4। चलिए अराइवल टाइम बोल दीजिए क्वेश्चन देखकर। P1 का अराइवल टाइम 0, P2 का 2, P3 का 1, P4 का 3। बस टाइम बोल दीजिए 6, 9, 2, 4। अब कंप्लीशन टाइम हम गैंट चार्ट से निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे बैच 2 के स्टूडेंट्स। कंप्लीशन टाइम P1 कब कंप्लीट एग्जीक्यूट किया? 6।
ये आप देख रहे हैं 6 सेकेंड, तो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम, P1 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया 6, मैंने यहाँ लिख दिया। P2 पहले है, P2 का कंप्लीशन टाइम यहाँ देखिए 17, ठीक है। P3 का देखा जाए 8 और P4 का 21। कंप्लीशन टाइम तो निकल गया, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, पहले आप टर्न अराउंड टाइम देखो, यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला याद रखेंगे, बैच 2, ठीक है। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कहने का मतलब, टर्न अराउंड टाइम कहने का मतलब कि किसी भी प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम था, उस एग्जीक्यूशन टाइम को, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए उसको कितना टाइम कंज्यूम हुआ, एक्चुअल टाइम कितना लगा, उसको एक्चुअल टाइम कितना लगा। जैसे मान लो P4 को एग्जीक्यूट कराने के लिए कितना है प्रोसेसिंग टाइम 4, लेकिन 4 सेकेंड तक उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक्चुअल टाइम कितना लगा, ठीक है। उसका टाइम कहां से स्टार्ट होगा, जब वो रेडी क्यू में जाएगा। जिस समय कहां जाएगा, रेडी क्यू में। रेडी क्यू में जिस समय तक गया, रेडी क्यू में जब जैसे ही पहुंच गया उसका टाइम स्टार्ट हो गया। रेडी क्यू में आप जैसे ही पहुंच गए आपका टाइम स्टार्ट हो गया। आप अपने को प्रोसेस करने के लिए वेटिंग में हो ना, वेटिंग में। अब तुम बाहर तभी निकलोगे जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम कहने का मतलब कि जो भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम जो डिफाइन है, उसको कंप्लीट करने में, ठीक है, एक्चुअल समय कितना लगा। यानी जैसे ही वो रेडी स्टेट में पहुंचता है, जिस समय वो रेडी स्टेट में पहुंचा, ठीक है, और किस समय उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, दोनों टाइम का इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से, मैंने बहुत पहले भी बैच 1 को मैंने बताया था, मैंने आपको बोला कि बैंक में आज मेरा 10,000 रुपीज है, आप कल जमा कर दीजिएगा। आपने घर से निकला 10 बजे, ठीक है। अब 10 बजे निकले, बीच में आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए, लेकिन आप बैंक पहुंचते हैं 12 बजे। तो बैंक जिस समय आप पहुंचेंगे उस समय से ना टाइम काउंट होगा। अब 2 घंटा आप क्या किए उससे क्या मतलब है मुझे, आप बैंक में कितने बजे पहुंचे। हाँ, बैंक में आप पहुंच गए 12 बजे। हो सकता है कि वहां बहुत सारा क्लाइंट का लाइन लगा हुआ है, लेकिन आप अपने को वहां काम के लिए आप वहां पे वेटिंग कर रहे हो ना। अब जब तक आप बैंक से नहीं निकल जाते हैं काम करवा के, तो वो जो भी टाइम का जो इंटरवल है वही क्या कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो जो हम पहुंचेंगे, जिस समय हमारा प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट कर रहा है और आप किस समय पहुंचे थे, उसके टाइम को घटाओगे ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, टर्न अराउंड टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। चलो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं P1 का, P1 6। क्या P1 को कुछ भी वेट करना पड़ा, नहीं। तो 6 और इसका अराइवल टाइम देखो तो 0 है ना, तो 6 माइनस 0, यानी P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 6 होगा। 6 माइनस 0 डायरेक्ट लिख दें, याद रखिएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख देंगे, एक मैंने लिख दिया, फॉर्मूला इसके सामने मैंने मेंशन कर दिया है। फिर है P2 देखो तो कंप्लीट कब एग्जीक्यूट किया, 17। अब 17, लेकिन पहुंचा कब था, 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में पहुंचा, और इसके पहले P3 एग्जीक्यूट कर रहा था। आ रही बात समझ में, P3 एग्जीक्यूट कर रहा था, P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। फिर भी वो अपने को प्रोसेस के लिए वेट किया ना। तो क्या था उसका अराइवल टाइम, 2। तो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी ये 15 सेकेंड इसको बैंक में रहा, ठीक है, अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। P3 बैंक में कितने समय तक रहा,
8 में इसका कंप्लीट हो गया ट्रांजेक्शन। कब आया था बैंक में? P3 देख लीजिए 1 सेकंड में आया था, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, राइट। फिर आपका P4 है। P4 का ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट हुआ? 21। कब आया था बैंक में? ठीक है, 17 में नहीं, यहाँ पे P4 कब आया था? 3। तो 21 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 18, राइट। ठीक है, चलिए अब हम लोग को वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम ना, अब वेटिंग टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम कहने का मतलब कि अब यहां पर तुम देख रहे हो कंप्लीशन टाइम, P2 को एग्जीक्यूट करने के लिए तो समय क्या चाहिए था? 9 सेकेंड ही। अगर सब रास्ता क्लियर रहता, बैंक में कोई भी नहीं रहता कस्टमर, तो आप जैसे ही जाते आप 9 सेकेंड ही ना आपको लगता? जैसे जिस समय P1 पहुंचा, बैंक में कोई भी कस्टमर था? बस तुरंत इसको काउंटर मिल गया और 6 सेकेंड में ये क्या हो गया? कंप्लीट एग्जीक्यूट। क्या इसका वेटिंग, क्या वेट करना पड़ा? नहीं। तो उसी तरह से वेटिंग टाइम का भी फॉर्मूला होता है। बताओ तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला? टर्न अराउंड टाइम, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। चलिए पहले हम गैंट चार्ट से निकाल रहे हैं वेटिंग टाइम। चलो P1 देखो तो जैसे ही पहुंचा, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट कर गया, क्या वेट करना पड़ा? नहीं। तो P1 का वेटिंग क्या हो गया? 0। और तुम फॉर्मूला से भी निकाल लो, P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? 6, और बर्स्ट टाइम कितना है? एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 6। तो 6 माइनस 6 क्या होगा? 0। चलो यहाँ पे चलो, फॉर्मूला से अभी नहीं निकालना है मुझे। P2 का, P2 हमारा कब कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ? 17 सेकेंड में ना। लेकिन P2 देखो यहाँ पर किसके किसके लिए वेट किया? P3 कितना समय तक एग्जीक्यूट किया जी? 2 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड तक ना एग्जीक्यूट किया, तो 2 हो गया। और P1 6, तो 6 प्लस 2 क्या हो गया? 8। 8 के बाद ही ना, 8 के बाद ही ना ये P2 आपका कंप्लीट एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो 8 सेकेंड तक इसको वेट करना पड़ा। फॉर्मूला से भी तुम निकाल लो, टर्न अराउंड टाइम क्या है? 6। और यहाँ पर देखो फिर, ठीक है। अब अराइवल टाइम देख लो तुम, ठीक है। अब यहाँ पे 0, यहाँ 6 हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ? 6 प्लस 2 8, यानी P2। अब यहाँ ध्यान दो यहाँ, यानी P2। अब मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि गैंट चार्ट से मुझे अभी निकालना है। तो P2 देखो यहाँ पर, P2 P1 के लिए वेट किया 6 सेकेंड, और P3 के लिए भी वेट किया, तो 6 प्लस 2 8। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि P2 पहुंचा कब था बैंक? P2 बैंक कब पहुंचा था? उसका अराइवल टाइम क्या था? 2 सेकेंड लेट ना पहुंचा था जी। तब 6 प्लस 2 8, तो 8 माइनस 2 करोगे ना, तो आ रही बात समझ में? अब बैंक आप जितने समय पहुंचेगा उस टाइम को घटाओगे ना, ठीक है। ठीक है, P2 वेट किया, ध्यान दो, P2 वेट किया P1 के लिए भी और P3 के लिए। लेकिन P1 तो P2 को आने के पहले P2 2 सेकेंड तक एग्जीक्यूट कर गया था, तो उसके लिए वो वेट नहीं ना किया। तो 6 प्लस 2 8, और P2 का अराइवल टाइम क्या है? कब पहुंचा है? 2। तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 6 अराइवल टाइम होगा यहाँ पे। फॉर्मूला से भी निकालो, फॉर्मूला से निकालो। टर्न अराउंड टाइम क्या है? 15, और बर्स्ट टाइम कितना है? 9। तो क्या हो जाएगा? 6। चलो अब इसके लिए निकालो P3 का। किसका निकालना है? P3 का। तो P3 देखो तो, P3 आपका P1 कंप्लीट 6 सेकेंड तक एग्जीक्यूट किया, लेकिन P3 पहुंचा कब? 1। तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5। तो गैंट इससे निकालो फॉर्मूला से, आया 5। टर्न अराउंड टाइम क्या है? 7, और बर्स्ट टाइम इसका क्या है? 2। तो 7 माइनस 2 क्या होगा? 5।
अब चलो P4 का निकालो, गैंट चार्ट से निकालो P4 का। 6 सेकेंड यहाँ, 2 सेकेंड यहाँ, और यहाँ कितना 8 और 17, डिफरेंस क्या है 9। चलो तो 9 + 2 11, 11 + 6 17। P4 आया कब था 3 सेकेंड, तो 17 - 3 क्या हो जाएगा 14। आप फॉर्मूला से भी निकालिए, यही कंप्लीट है। गैंट चार्ट से आप सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे एवरेज इसको जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस पे कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बताएंगे। हाँ, एवरेज टर्न अराउंड टाइम तो निकालो, तो टर्न अराउंड टाइम कितना कितना है, सभी को प्लस कर दो। 6 + 15 + 7 + 18 कितना से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस, 4 प्रोसेस है ना, तो 4 प्रोसेस है। डिवाइड करने के बाद जो भी आपको आंसर आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कीजिएगा। एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दिया जाए। एवरेज वेटिंग टाइम में आ जाइए, क्या है 0 + 6 + 5 + 14 by 4, जो भी रिजल्ट आएगा यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हटाएं। थ्रूपुट होता है कि एग्जाम में आया था, गलत नहीं ना टिक लगाती हो। मतलब थ्रूपुट कहने का मतलब एक फिक्स टाइम में कितना नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, 1 घंटा में आपको समझने का कितना कैपेबिलिटी है। हो सकता है कि इसका थ्रूपुट ज्यादा है, तुम्हारा कम हो। हम समझाएं, कोई स्टूडेंट 90% समझ गया 1 घंटा में, कोई 50% ही समझा, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। जिसका थ्रूपुट ज्यादा होना चाहिए ना। आई बात समझ में? हटाएं इसको। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर सीपीयू शेड्यूलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग। हाँ, आप हटाएं, हटा देना। चलिए अब अटेंडेंस बनाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो नया टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी है। देखिए बता रहे हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन एक नया टेक्नोलॉजी है, उसको आईटी और मैनेजमेंट से कुछ मतलब नहीं है। नया टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बीच में एक मीडिएटर होता है, एक मीडियम होता है। ठीक है, जैसे आप पैसा मुझे ट्रांसफर करोगे, तो पैसा आप ट्रांसफर करोगे तो आप वहां पे बैंक आपका एक मीडिएटर है। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, लेकिन विदाउट इंटरनेट नहीं, विदाउट इंटरनेट नहीं। तो ये जो चीज आप जान रहे हैं, ऐसा हो जाएगा कि हर चीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाएगा। ये आगे का चीज है, नॉलेज आपको गेन करना ही होगा। आज नहीं सीखे तो कल आपको एनी हाउ सीखना ही होगा। ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर का आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है,
जो फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर को जितनी जो कवर करेगा, हो सकता है कि आप 10% 20% कम समझेंगे, लेकिन फिर अगर कहीं मौका मिला ब्लॉकचेन के लिए, ठीक है, तो आप समझा हुआ रहेगा, वहां ज्यादा समझ में आएगा। उसमें भी आपका क्या जाता है 500, हम लोग जो एग्जाम लेंगे उसके बाद कॉलेज के थ्रू चेक मिल ही जाता है, तो 500 नहीं, देखिए ये चीज मिलेगा नहीं, ये नॉलेज मिलेगा नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, और वो भी सर्टिफिकेट आपको आईआईटी से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ना, अब यहाँ पे आप जो देखें हॉल में, वहां पे ज्ञान भवन में, ठीक है, बच्चे लोग जो प्रेजेंट किए, ठीक है, एक ही का टाइम के कारण नहीं हो पाया, लेकिन वो पहले से एंड्रॉइड थोड़ी जानता था, यहीं पे जितना वर्कशॉप किया, ठीक है, बस उसके बाद मेहनत, हम लोग का गाइडलाइंस, जहां प्रॉब्लम हुआ हम लोग बताए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के भी बताए। कौन है जी, किसका माइक कौन है? अर्पित कुमार। चलिए, लेट हो रहा है, अब हम लोग ये बनाएंगे, लेकिन उसमें सभी लोग इनरोल हो जाइए। हाँ, यहीं पे क्लास चलेगा, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, आकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर हिंदी में भी होगा सर? प्रोफेसर हाँ, लोग एक यहाँ क्लास आएंगे सस्पेंड रहेगा, 9:30 से 5:30 तक, तो वो है उसका शेड्यूल, 9:30 से 5:30 तक क्लास चलेगा, बीच में इंटरवल मिलेगा। सर हिंदी अब में एक भी होगा क्लास सर? कहाँ से चलेगा?